हाय गाइस, आज की वीडियो डिस्कस करेंगे कि आप अगर किसी का कैनरा बैंक में अकाउंट है और वो किसी कारणवश वो नहीं रहे या डिसीज़ हो गए हैं तो उनका अकाउंट कैसे बंद करवाना है, क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं और किस तरह से प्रोसेस फॉलो होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर अकाउंट आपका खुलता है तो उसमें एक नॉमिनी की ज़रूरत होती है, तो नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉमिनी नहीं होता तो उसका एक अलग प्रोसेस है, वो हम डिस्कस नहीं करने वाले। उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसके लिए आप दूसरी वीडियोज़ देख लेना। मैं इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे कि अगर आपका नॉमिनी है तो उसमें क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। तो होता है क्या कि हर एक जब भी आपको कोई अकाउंट बंद करना होता है आपको एक डेथ क्लेम फॉर्म भरना होता है, और कैनरा बैंक में स्पेशली एक बड़ी वियर्ड सी बात है कि आपको वो फॉर्म ऑनलाइन नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल से मोस्टली जितनी भी सरकारी बैंक है उसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, चाहे वो SBI की बात कर लो, अब ये कैनरा बैंक की ले लो। तो इवन अगर आप लेकर आओगे तो वहाँ पे जाओगे तो आपको कोई अलग ही वर्जन का फॉर्म मिलेगा। तो हमेशा करना, अगर आप सोच रहे हो कि आपको अकाउंट क्लोज़ करवाना है तो आप वहीं से जाकर फॉर्म ले लो। और फॉर्म भी आपको ऐसा नहीं है कि जैसे आपको FD का फॉर्म या अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म मिल जाता है किसी से, वो आपको एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाना पड़ेगा जो एक्चुअली डेथ केस हैंडल कर रहा है। और वो जब आप वहाँ जाओगे वो आपसे इंक्वायरी करेगा कि आप कौन हो, आप क्या लगते हो, आपका अगर कोई नॉमिनी है तो उसका नाम आपसे वेरीफाई करवाएगा। और काफ़ी केसेस में वो डेथ सर्टिफिकेट भी देखते हैं और पासबुक देखेंगे कि भाई आपके पास पासबुक है या नहीं, या आपसे पूछेंगे कि नॉमिनी तो कोई और है, आप कौन हो। तो वो पूरा रिलेशन पूछते हैं वो, और उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई ये नॉन बंदा ही है या उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, उसी के बाद वो प्रिंट की कमांड देंगे और आपको फॉर्म मिलता है। तो वो फॉर्म, एक तो ये चीज़ होगी कि आपको फॉर्म वहाँ पे कैनरा बैंक के थ्रू ही लेना है। ऑनलाइन फॉर्म भर कर जाओगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप वहीं से ले लेना। आप उसमें जब भी आप फॉर्म लेते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म में एक तो आपको रेवेन्यू टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो बैंक को अलाउ करना चाहिए, कुछ अच्छे बैंक में है एम्प्लॉयज़ जो एक्चुअली आपको रेवेन्यू टिकट दे देते हैं जो 1 रुपये की होती है। बट अगर आप पहले से अरेंज करके रखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो एक तो रेवेन्यू टिकट लगती है जो एंड में रिसिप्ट के फॉर्म पे होती है, उसको आप ब्लैंक छोड़ना होता है, वो अपने आप बैंक भरता है उसमें और उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विटनेसेस। ये हमेशा एक विटनेस 2 विटनेस मांगते हैं। वो विटनेस आपके उस बैंक में होने चाहिए। वैसे तो किसी भी ब्रांच में चल जाते हैं, पर अगर उसी ब्रांच के हो तो प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाता है। तो 2 बंदे आपको पहले तैयार कर लेना कि जब अगर आप डेथ क्लेम का सेटलमेंट चाह रहे हो तो वो 2 बंदों की विटनेस होगी। उसमें अब जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उन 2 बंदों का वो है आधार कार्ड, और आधार कार्ड पे आप उनका अकाउंट नंबर भी लिख देना और उनके सेल्फ अटेस्टेड साइन भी करवा देना। अगर ये आप ऐसा कर लेते हो तो आपको उन विटनेसेस को एक्चुअली उस बंदे के बाद जो कैनरा बैंक में बैठा हुआ है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई ये हमारे विटनेस आपके सामने साइन कर रहे हैं। उसकी कोई नीड नहीं है। अगर वो बोले भी तो उनको बोल देना कि भाई हमने आधार कार्ड पे साइन करवा लिए हैं फ़ोटो स्टेट के थ्रू, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट के ही बंदे हैं, मतलब आपके बैंक के ही बंदे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो सिग्नेचर मैच कर सकते हैं अकाउंट से। तो वो चीज़ हो गई। तो विटनेस हो गए, रेवेन्यू स्टैंप हो गई। थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग आपको चाहिए कि डेथ सर्टिफिकेट, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि उसके बिना तो कुछ सेटल होगा ही नहीं। तो डेथ सर्टिफिकेट होगा। आजकल इनका क्या है कि वो ऑनलाइन मिलता है तो QR कोड के थ्रू वो होता है। वो कहेंगे ओरिजिनल लाओ, पर वो QR कोड वाला डेथ सर्टिफिकेट बिल्कुल चल जाता है। तो वो डेथ का सर्टिफिकेट होगा। और जो बंदा डिसीज़ है, जिसकी डेथ हुई है, उसका एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी भी चाहिएगी। ये ध्यान रखना, जो सेल्फ अटेस्टेड होगी, जो भी नॉमिनी है उसके थ्रू। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ ये बताते नहीं है। आप वहाँ पे सेटलमेंट के लिए चले जाओगे, फिर एंड मौके पे बोलेंगे कि अरे इनका तो आधार कार्ड और पैन कार्ड भी चाहिए था। तो वो चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट में अब क्या क्या हो गया कि आपका विटनेस के आधार कार्ड हो गए, दोनों के फोटो स्टेट सेल्फ अटेस्टेड। अब ये एक डेथ सर्टिफिकेट हो गया। डेथ सर्टिफिकेट के बाद अब जो नॉमिनी है, नॉमिनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये 2 चीज़ें चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड चाहिएगी। तो ये 2 चीज़ें और लगानी है आपको। फॉर्म भर देना। फॉर्म में वही है कि नॉमिनी और जो डिसीज पर्सन है जिसकी डेथ हुई है उसी के नेमिंग चलती है पूरे फॉर्म में। और एंड में बस एक विटनेस के लिए 2 विटनेस चाहिए होते हैं, जो वही जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि मिलते नहीं हैं। तो वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। बाकी ये चीज़ें हैं। बाकी फॉर्म के एंड में एक, अगर आपको फॉर्म दे रहा है और वो आपको नहीं बताता है, या आप देखो कि आपके रेवेन्यू स्टैंप वाली अगर वो फॉर्म में वो पेज नहीं है, तो आप उनसे डिमांड करना कि भाई वो रेवेन्यू स्टैंप वाला भी होता है वो भी दे दो, क्योंकि इनको टाइम वेस्ट करने की बहुत अच्छी आदत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बिना रेवेन्यू स्टैंप के कोई भी बैंक आपका प्रोसेस नहीं करेगा।
तो एक वो चीज़ हो गई। तो ये अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होगी तो आप आराम से सेटलमेंट ले लोगे। और बाकी जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो तो आपको क्या करना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो डिसीज पर्सन है उसके बैंक से रिलेटेड आपको जमा करने होते हैं। पासबुक आपको जमा करनी पड़ेगी, चेकबुक आपको जमा करनी पड़ेगी, आप उसका कोई एटीएम कार्ड है या कुछ और, जैसे एटीएम कार्ड ही होता है वैसे, तो वो जमा करनी पड़ेगी। तो अगर सब कुछ ठीक है तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। अब कितने दिनों में प्रोसेस होगा ये तो बैंक पे डिपेंड करता है। तो मैंने कई केसेस देखे कि 80-80 दिन तक लग जाते हैं क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है या काम करना नहीं चाहता है, जो भी रीज़न है। बट ये फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी होती है। अब कुछ केसेस हैं जिसमें ये डेथ सेटलमेंट हमेशा अटक जाता है। उसमें कौन से केसेस वो ऐसे हैं कि जैसे जिसमें जॉइंट होल्डर्स होते हैं, उसमें कुछ जैसे जॉइंट होल्डर में कहाँ कह रहा हूँ कि अगर मान लो आपने लोकर फैसिलिटी अवेल करवा रखी है तो उसमें क्या होता है कि लोकर फैसिलिटी अवेल करवाते हैं तो उस टाइम एक लोकर की एफडी होती है। अगर आपका सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट नहीं है, पर आपने लोकर फैसिलिटी म्यूचुअली ले रखी है, मतलब जॉइंट वे में ले रखी है, मतलब 2 लोगों का एक्सेस है, पर एफडी एक ही अकाउंट से हुई है मान लो, और जो जिस अकाउंट से हुई है वही बंदे की डेथ हो गई है, तो उस केस में क्या होता है कि ये लोग बताएंगे नहीं, आपको ये तो बता देंगे कि डिसीज पर्सन की एक एफडी है जो लोकर से कंबाइन है, पर आपको उसका सेटलमेंट का फॉर्म नहीं देंगे क्योंकि इन्हें काम करना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर लोकर में उस बंदे की एफडी है तो आपको एक लोकर सेटलमेंट का भी एक फॉर्म होता है एफडी का, वो भी आपको लेना है क्योंकि उसका एक अलग फॉर्म है, उसमें फॉर्मेलिटी सेम ही रहेंगी, सेम बंदों से दोबारा करवा लेना, पर उस टाइम वो फॉर्म लेना ज़रूरी है, वरना ये अटका देंगे आपका रख कर कि भाई हमें तो पता नहीं क्यों हो रहा है, और फिर जब आप कंप्लेंट डालोगे नेट पर तो उसके बाद फिर ये बताते हैं कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। तो एक वो चीज़ हो गई। तो एक तो आपके अकाउंट सेटलमेंट है, अकाउंट सेटलमेंट में क्या क्या कवर होता है, एफडी आपकी होगी, अकाउंट हो गया, ये 2 चीज़ें हो गई जैसे सेविंग अकाउंट, और बाकी लोकर से रिलेटेड जो एफडी का है उसका क्लेम का एक अलग फॉर्म आता है, तो एक वो चीज़ हो गई। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद क्या है कि अब अगर मान लो आप लोकर बंद करवाते हो तो कोई बात नहीं, उसमें तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आप लोकर कंटिन्यू करवाते हो जो ज्वाइंट वाला बंदा है उसके साथ, तो उस केस में आपको क्या करना है कि वो तो बंदे ही बताएंगे, पर आप उनको गाइड कर सकते हो अगर उनका पहली बार टाइम है या वो नहीं करना चाहते हैं, कि जो दूसरा बंदा है जो अभी एक्सेस करना चाहता है या कर रहा है उसके नाम से एक एफडी इशू होती है। तो जब तक ये काम नहीं होंगे जब तक आपका सेटलमेंट होगा ही नहीं। जो हम कर रहे थे उस केस में भी ऐसे ही अटका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। तो जब पहले क्या होगा कि वो एफडी होगी, लोकर से टाई अप होगी और उसमें पैसे कटेंगे। जब वो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद जो लोकर का है, जो जॉइंट है, क्योंकि जॉइंट है तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे नॉमिनी हस्बैंड वाइफ बन जाते, नहीं लोकर जॉइंटली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं और फिर उनका जो मतलब वो चाइल्ड होते हैं वो नॉमिनी में बनते हैं। तो लोकर में क्या होगा कि आपका जो नॉमिनी है वो अलग रहता है और जो दूसरे अकाउंट से उसमें अलग रहता है। तो होगा क्या कि अब जो लोकर की एफडी होगी उसका पैसा अलग नॉमिनी में जाएगा, अगर अलग है तो मोस्टली अलग ही होगा, क्योंकि अगर ज्वाइंट है तो सेम बंदा तो नॉमिनी नहीं बन सकता, और बाकी जो सेविंग अकाउंट का है वो अलग जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस ट्रिकी हो जाता है और ये बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि मेरे ख्याल लोकर फैसिलिटी कम लोग लेते हैं, तो ये केस फंस जाता है। तो अगर आपका भी एक ऐसा ही केस है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना और उनसे क्वेश्चन पूछ लेना, भाई ये सेटलमेंट कैसे होगी, ये कैसे होगी, वरना आपका लटका कर रखेंगे। बाकी मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो भी इससे रिलेटेड थी, सेटलमेंट से, कैनरा बैंक से रिलेटेड। और आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कुछ है, मैं बैंक का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक रेगुलर यूज़र हूँ, मेरे को सेटलमेंट करवाना पड़ा था इसलिए मैंने सोचा शेयर कर दूँ। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट। और बाकी आपको एक एप्लीकेशन और लिख कर ले जाना वहाँ पर जब भी आप सेटलमेंट के लिए जाते हो। उसमें क्या होता है कि इनका चक्कर आपका एक बच जाएगा, क्योंकि मोस्टली केसेस में ये कहते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ये हमें बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर ले जाओगे कि भाई ऐसे ऐसे हमारा जो रिलेटिव है जो भी है वो चला गया, मैं नॉमिनी हूँ, ऐसे करके एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर देना या मेरे से बात कर लेना, मैं आपको सैम्पल प्रोवाइड कर दूँगा। तो वो ले जाकर दे दोगे तो आपसे ज़्यादा सवाल नहीं कर जाएंगे, आपका एप्लीकेशन आराम से, मतलब आपको डेथ का वो दे देंगे, डेथ क्लेम फॉर्म, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी कुछ भी क्वेश्चन या कमेंट हो इस वीडियो से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।